सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल का नमस्कार, प्यारी बुआ को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, ढेर सारा प्यार बिटिया। बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है तो कितना उत्साह और कितना प्रेम उमड़ घुमड़ कर आता है। ये उमड़ने घुमड़ने की बात ना इस गर्मी में कितनी अच्छी सुकून देने वाली लगती है बुआ। यही तो हम कह रहे हैं कि जब मिलने जुलने पर इतने दिन बाद उमड़ घुमड़ के आती है तो मौसम भी इतने दिन बाद आता है तो उसका वैसे ही स्वागत करना चाहिए। हाँ, है ना? करना चाहिए, थोड़ी सी देखभाल कर लेनी चाहिए। जैसे कि अब गर्मियां हैं तो तैयार होना है, कहीं जाना है या ऐसे भी बाहर निकलना है तो अब ये शिकायत करने से अच्छा है कि अरे भाई त्वचा एकदम खराब हुई जा रही है या बाल की बहुत शिकायत होती है। अरे बाल की शिकायत नहीं, मतलब बाल की तो होती ही है कि बाल बिगड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो खराब ये है कि बाल खुला है गर्मी में तो ऐसे चुभने लगता है, बिल्कुल लगता है कि पता नहीं कहाँ काट के फेंक दें। लेकिन सजाना भी तो है ना। हाँ, जाना है पार्टी में तो सजाना भी है। तो चलो आज ऐसा करते हैं कि केश सज्जा जो है वो गर्मी में कैसे करें इस पर बातचीत कर लेते हैं। अब ऐसे छोटी छोटी बात बताओगी तो कैसे होगा? सही बात है। छुटपुट बारिश से मजा नहीं आता है। छुटपुट बारिश से तो मजा नहीं आता है लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें ना बड़ी चुभ जाती है अंदर। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, बड़े अच्छे से तफसील से बात करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, विश्व पृथ्वी दिवस, तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत सारी बधाई भाई। खास दिन है, हमारे घर का दिन है। जी आज हमारे घर, पृथ्वी हमारा ग्रह ही नहीं हमारा घर भी है, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। और उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में आपके अगर कुछ विचार हो तो वो भी हमसे साझा करें और हम बात करेंगे इस बारे में। और ये भी बात करेंगे बुआ कि भाई हम इनसे भी शिकायत है, उनसे भी शिकायत है, अरे खुद से भी शिकायत है कि हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो इनसे उनसे खुद से शिकायतें जो होती हैं इनकी वजह क्या होती है और जब होती हैं तो कितने हद तक सही होती हैं, कहाँ पर अपने को रोक लेना है, कहाँ पर एकदम फ्लो के साथ बह जाना है। क्या बात है, देखना भी पड़ेगा क्योंकि शिकायत तो करने के लिए हम पृथ्वी से भी कर देते हैं और मौसम से भी कर देते हैं और अपने जो बाल हैं जो बड़ी हमारी खूबसूरती बढ़ाते हैं हम उनसे भी शिकायत कर लेते हैं, उनसे भी बहुत शिकायत है। मौसम से भी शिकायत है, सूरज से भी शिकायत है, कभी कभी चांद से शिकायत हो जाती है। तो चलिए इस पर बात करेंगे। और चांद और सूरज की जब बात आती है तो बड़े ढेर सारे गीत याद आते हैं, बहुत सारे गाने। कोई भी गीत सुनवा दो लेकिन। हाँ, हम कोई भी चलेगा। ठंडा एक बुलबुल। और बुआ आप कथा सुधा भूल रही हैं, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पहला भाग सुनवाने वाले हैं। तो भाई उसके लिए भी हमारे सभी श्रोता बहुत तैयारी से बैठे हैं जी। तो पहले जरा एक ठंडा ठंडा कुछ हो जाए, गीत सुनवा लेते हैं। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना,
झुमका। हाय रे ये प्रीत की है रीत, जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत, जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत, जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत, जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। झुमका कहाँ मिला? ठंडे ठंडे नीम तले। ठंडा ठंडा रहे तभी रहता है जब पेड़ों की खूब छाया हो और आसपास ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, पानी तभी चलेगी जब पेड़ होंगे, नीम का पेड़ होगा, नीम के तले कभी खटिया डालकर लेटिए, आप देखिए घनी धूप जब होती है, बिल्कुल कड़क धूप, तब भी वहां पर हवा जो आती है वो ठंडी ही रहती है। वो किसी भी बड़े ये सीमेंट वाली दीवार के किनारे नहीं आती है। बिल्कुल, वो शीतलता सिर्फ पेड़ों के नीचे मात कर देती है वो हवा। बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक रस होती है। हमारे साथी इसीलिए दे रहे हैं पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तभी सार्थक होंगी जब हम उनके प्रति जागरूक हों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगनशील और निष्ठावान। और एक और साथी लिखते हैं कि ये धरती माँ के समान है, इसका हरदम सम्मान करें, धरती ही जीवन का आधार है, इसकी सुरक्षा के बिना सब बेकार है। और शुभकामनाएं तो इन्होंने भी दी है जी। बधाई के संग लिखा है, कोई फूल ना खिलता, कोई फूल ना खिलता, ये कली भी ना होती, जिंदगी भी ना होती अगर तू ना होती। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बात है जी। जिंदगी ही नहीं होती, हम ही ना होते अगर पृथ्वी ना होती जी। तो भाई अंतरिक्ष में तो यही है हमारा घर, और हमारे अलावा ये बहुत सारे जीव जंतुओं का भी घर है। हमारा अकेला घर नहीं है ये, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। तो भाई जब पृथ्वी का नैसर्गिक संतुलन बिगड़ने लग जाए तो चिंता की बात तो है ही जी। और हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस इसी बिगड़ते संतुलन की याद दिलाता है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, मतलब बहुत सारे संकट हैं और लगभग सारी स्थिति के जिम्मेदार हम सब हैं। फिर भी बहुत समय तक इस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, लेकिन साल 1969 में कैलिफोर्निया में तेल रिसाव के कारण बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की जान चली गई। और हमारे साथी भी यही लिख रहे हैं कि 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता जॉन मैककोनेल द्वारा सोचा गया था। इस दिन को मनाने की अवधारणा पृथ्वी का सम्मान करने और उस पर शांति बनाए रखने की हुई। 1990 में हिंस द्वारा वैश्विक पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 140 देशों के 20 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। वर्तमान समय में पृथ्वी दिवस नेटवर्क 1990 देशों में 20,000 साझेदारों और संगठनों में फैला हुआ है। इस बीच दर्जनों देशों में स्वयंसेवकों ने पृथ्वी दिवस 2023 को मनाने के लिए पेड़ लगाने, कचरा साफ करने, सरकारों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और अधिक काम करने का आग्रह किया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही तो है ही कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रकृति और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी रक्षा के महत्व को समझें, जानें, जागरूक रहें और नैसर्गिकता से खिलवाड़ जो हो रहा है वो कम से कम हो। 2024 की जो विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी कि ग्रह बनाम प्लास्टिक जी। और इस थीम का उद्देश्य यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द इसके विकल्प की तलाश की जाए। और इसका विकल्प आप सब जानते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो नहीं जानता हो कि क्या इसका विकल्प हो सकता है, क्योंकि भाई हम उसी पीढ़ी से हैं जिसने कि प्लास्टिक को जन्म होते देखा है और उसके पहले कैसे रहते थे, बस उसी पर आ जाइए। ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, घर से थैला लेकर निकलिए कपड़े का। और अब बहुत सारे लोग लेकर निकलते भी हैं और बड़ा अच्छा लगता है ना। प्लास्टिक को लेकर बुआ ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई बारिश होगी तो नालियों में फंस जाएगा, या जो जीव जंतु चर रहे हैं वो नहीं वो खा लेंगे। असल में तो जो महासागर है जो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता जी,
उन तक में प्लास्टिक की वजह से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये उसमें मिल जाता है महासागर के पानी में, बहुत छोटे छोटे कणों में बट के मिल जाता है। बिल्कुल। और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जल जीवों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यहाँ तक कि उनकी जान ले लेता है। तो इसकी जगह पर हम दूसरे साधनों का उपयोग, जैसा कि आपने कहा था ना कि कपड़े का थैला लेकर जाएं, और रसोई में भी डिब्बे जो हैं वो प्लास्टिक के बजाय कांच या स्टील के या चीनी मिट्टी के उनका प्रयोग तलाश करने चलेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात और है राजुल बिटिया, यहाँ पर ये भी याद दिलाना चाह रहे हैं, हमारी बहनें बिल्कुल व्यवहारिक रूप से इस बात को जानती होंगी कि प्लास्टिक में जो सामान हम रखते हैं वो बहुत जल्दी खराब होता है स्टील, कांच या शीशे के रखे हुए सामान के तुलना में, है ना? तो भाई फिर क्यों हम खराब कर रहे हैं, हमारे नहीं समझ में आता। जल्दी खराब भी हो जाता है। सुविधा भोगी बहुत हो गए हैं। ऐसा क्या है? तो पहले स्टील का रहता था, ढक्कन वक्कन सब सही था। और प्लास्टिक की पानी की जो बोतलें हैं जी, इनका इस्तेमाल कम करें। बहुत जैसे ही अभी गर्मियां आती हैं तो फ्रिज में पानी की बोतलें सज जाती हैं, लेकर आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कांच की बोतलों में रख सकते हैं पानी। बिल्कुल। और मिट्टी की भी बोतलें बड़ी आने लगी हैं। हाँ, छोटे छोटे जग आने लगे हैं, बड़ी बड़ी सुराही की जगह अब छोटा सा ले लिया, जो कि आप अपने जैसे कि जरूरत पड़ती है हमको कि अपने डाइनिंग टेबल के पास रखें या अपने बिस्तर के पास रखें, तो छोटे बर्तन भी उसके आने लगे हैं। अलग अलग आकार के, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात और है कि ये जो पेय पदार्थ होते हैं, तो ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतल में आते हैं। इनका जो ढक्कन है वो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक रहता है, क्योंकि ये समुद्री जीव इसको अपना भोजन समझ के निगल जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो ऐसे ढक्कन वाले डिस्पोजेबल पेय पदार्थों से बचने की कोशिश करें, और जिनका आप उपयोग करते हैं, अगर कर भी रहे हैं, तो उन्हें रिसाइकिल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है, इस बात का ख्याल रखें, उसको यूं ही ना फेंक दें, वो भी खाने के सामान के संग हम अक्सर फेंक देते हैं। अच्छा, एक बात और आ रही है बात की, जैसे कि पानी की बोतल की बात है, जो बहुत व्यावहारिक चीज़ है और हमें ज़रूरत पड़ती है। हम जब कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो बहुत भारी हम स्टील की या किसी कांच की बोतल नहीं ले जा सकते, तो आप सिर्फ उतने तक उसको सीमित रखिए। घर में प्रतिदिन सिर्फ उसके नाम पर हम प्रतिदिन इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग में लाने लगते हैं। प्रतिदिन आप तांबा है, स्टील है, शीशा है, किसी भी चीज़ की बोतल रखें, एक दो आप रख लीजिए भाई, आप इस तरीके के आपातकाल के लिए या अपनी सुविधा के लिए। तो व्यवहारिक बात तो यही होगी ना कि वो एक छोटी बोतल आप रख लीजिए, उसको बार बार भरिए और उसी में पानी पीते रहिए, ना कि एक बार हमने पिया फेंक दिया। तो कुछ इस तरीके का प्रयोग हम कर सकते हैं। थोड़ा सा सुविधाओं से निकलना पड़ेगा बुआ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एक संदेश बड़ा चल रहा है कि जैसे आप जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप अपना ग्लास लेकर साथ में जाएं और उस ग्लास में पानी पिए। एक होता है एक तरह का ग्लास जिसे आप रख सकते हैं आसानी से पर्स में। तो ये सुविधा से अपने निकल के एक वृहत स्तर पर सोचने की बात है। अच्छा, ये जो तुमने कहा कि एक तरह का ग्लास क्या होता है, एक छोटा सा स्टील का ग्लास वैसे भी रखा जा सकता है। पहले भी अम्मा लोग रखती थी गिलासियां। हाँ, अच्छा, इससे बड़ी अच्छी सी एक और मतलब कहना तो ये राय आ गई दिमाग में, विचार आ गया, मतलब बड़ा अच्छा सा ये है कि अगर आप जैसे वायुयान से यात्रा कर रहे हैं तो एक गिलास रख लीजिए, जगह जगह वहां पर रहता है, पानी की व्यवस्था रहती है, बस भरिए और पी लीजिए। क्या जरूरत है बोतल रखने की। वाह, क्या बात है। और एक जगह और है जहां पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, वो है हमारा स्नान घर। तो स्नान घर में जो शैम्पू है, बहुत से लोग बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं जी, और भी जो चीजें हैं जैसे कि ये आपके शैम्पू, लोशन है या कोई औषधि है, तो उसके प्रति जरा सजग हो जाएं। क्योंकि प्लास्टिक में अगर मान लीजिए कोई औषधि है तो वो खराब होनी है। बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक का असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। वो दिखता है, रोजमर्रा के आप सामान जब रखते हैं, खाने की चीज रखते हैं तो पता चलता है ना। और टूथब्रश है, ये चलिए करना जरूरी है। नहीं, टूथब्रश अब आ गए हैं लकड़ी के, उसमें जो उसके ब्रिसल्स होते हैं, जो रेशे होते हैं जिनसे ब्रश किया जाता है, वो भी लकड़ी के होते हैं और बहुत बारीक मुलायम अच्छे होते हैं। तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, अपने दांत को भी सुरक्षित रखिए। और इसके संग संग ट्यूब वगैरह भी बहुत सारी अलग तरीके के आ गए हैं। इसके संग एक बात और कहना चाह रहे हैं कि अक्सर हम सैशे बहुत इस्तेमाल करते हैं शैम्पू के लिए। तो बड़ी बोतल ही लें, ताकि एक बार जब आए तो 1 महीने में सिर्फ एक बोतल ही निकले आपके उससे, बाथरूम से।
बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे और बहुत सी चीजें होती हैं जिनको रिफिल किया जा सकता है जी, तो इस तरह का सामान एक हैंड वॉश जैसे, हाँ, तो आप इस तरह से साबुन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिफिल वाले पैकेट लें, तो उससे भी आपकी प्लास्टिक की खपत जो है वो काफी हद तक कम होगी। और बच्चों के लिए भी जैसे टिफिन बॉक्सेस के लिए बहुत ललचाए रहते हैं। जी जी। तो भाई बच्चों को बहुत ही ज्यादा अगर आपको ये दिखाना है कि उनको संतुष्ट करना है, बच्चों को संतुष्ट करना जरूरी होता है भाई। नहीं टिफिन नहीं खा के आएंगे तो फिर डांट भी पड़ेगी। तो मतलब क्या प्लास्टिक का होगा तो खाएंगे? अरे तो बुआ हम ये कह रहे थे ना, जैसे आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाती थी ना, थोड़ा कुछ आर्ट वार्ट बना के उसमें लगा दें, बिल्कुल अलग तरह का स्टील का डिब्बा उनका जो चमकेगा ना, तो वो तो बिल्कुल अलग ही दिखेगा। अच्छा एक बात तो है कि आजकल कांच के बर्तन आते हैं और मतलब ये डिब्बा भी स्टील का आता है, ढक्कन उसका एयर टाइट करने के लिए भले ही प्लास्टिक का होता है, लेकिन नीचे जिसमें सामान रहता है वो स्टील का आता है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे विकल्प बहुत सारे आ गए हैं, ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से उसको लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी तो, और कहीं ना कहीं दिमाग लगाया, पैसा भी तो लगाया जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं बड़ा महंगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए। एक बार लगा दीजिए, और फिर जो स्वास्थ्य के बाद बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के जाना पड़ता है, वो तो पैसा हम कहीं जोड़ते ही नहीं है, मान लेते हैं ये तो जरूरी ही था। और अभी जो हमें महंगा लग रहा है वो आने वाले सालों में हमारे लिए कितना महंगा पड़ेगा, ये भी सोच लें भाई। बिल्कुल, कि पता नहीं जीने के लाले पड़ जाएंगे। अभी हवा के लिए ही हम रोते हैं कि हवा स्वच्छ नहीं मिल पा रही है, पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, फिर तो पता नहीं क्या क्या ऐसा होगा जो कि हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो भाई हमारे साथी ने बड़े प्यारे प्यारे नाम लिखकर भेजे हैं, भूमि, भू, मही, मही, मेदिनी, विकेशी, वसुधा, वसुंधरा, धरित्री, धरणी, धरा, पृथ्वी, प्रदेश, अवनी, अचला, उर्वी, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरा, जमीन, स्थल। तो ये सब कुछ इतने प्यारे प्यारे जो हमारी धरती के नाम हैं, उनको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमें धारण करती है ना? और हमारी एक साथी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि इनके शहर में 75-80 साल पहले एक नदी बहती थी जो लंबाई में बहुत छोटी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर थी, लेकिन बहुत साफ स्वच्छ जल से भरपूर थी। शहर ने नदी को नाला बना दिया। छोटी सी नदी, ढेर सारा कचरा, कितना ढोती, हार गई कचरा ढोते ढोते। आज हमारे बच्चे गंदे नाले के रूप में ही जानते हैं। हमें तो साफ सुथरी नदी मिली थी, हमने अपने बच्चों को नाला दिया, अब उस नाले को ढक दिया गया है और चलने का बहुत सुंदर रास्ता बना दिया है। ऐसे तो अनेक नदियां और तालाब होंगे जो सूख गए हैं। आज जागृत होने की जरूरत है। हमें अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ लगाकर बड़ा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तभी इस पृथ्वी का ऋण उतार सकेंगे और अपने बच्चों को पीने का पानी दे सकेंगे। क्या बात है, यही तो बात है कि ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है राजुल बिटिया। देखो, लेकिन एक बात है कि ऋण तो हम शायद ही उतार पाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा करना हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में, महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
झूमते गाते नाचते हुए पृथ्वी को संभालते हुए अब हम आए हैं कहाँ पर? नहीं पता। जहाँ हमें जाना है पार्टी में। भैया ये जो बाल इतना चुभता है, सबसे बड़ी तकलीफ तो तैयार होते ही समय से ये शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम तो बिल्कुल तंग करके रहेंगे। जब तैयार होते हैं तभी लगता है इनको पता नहीं कहाँ लपेट के ऊपर कहीं छत-वत से बांध दिया जाए। वैसे बालों के लिए हमारे साथियों ने बहुत सारे टिप्स भी भेजे हैं। हाँ, इन्होंने लिखा है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, गर्मियों में बालों की नमी धीरे धीरे कम होने लगती है, इस कारण ये रूखे बेजान नजर आने लगते हैं। बालों को हाइड्रेट रखने के लिए एलोवेरा जेल का प्रयोग करें। कटोरी में एलोवेरा जेल लें, इसे ब्रश के जरिए बालों में अप्लाई करें। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, इसे बालों और स्कैल्प पर लगाने से बालों को पोषण मिलता है, बहुत नेचुरल और बेहतर ग्रो करता है बाल। ऐसे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हजारों फायदे हैं एलोवेरा के। और हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम बाहर धूप में निकलें तो अपने बालों को ढक लें, कपड़े से लपेट लें। और क्योंकि बहुत तेज धूप में बालों को नुकसान पहुंचता है। पहले कहा जाता था कि बाल धूप में नहीं सफेद किए, लेकिन धूप में भी सफेद होते हैं और बहुत बेजान हो जाते हैं, तो उनको लपेट कर निकलें। लेकिन हम केश सज्जा की जो बात करें कि कैसे किया जाए, तो जैसे पार्टी वार्टी में जाए तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि फ्रेंच नॉट बना लें, फ्रेंच रोल बना लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। टॉप नॉट पहले चलती थी, वो भी बना सकते हैं आप। और अगर अच्छा, लेकिन खोलने का भी मन करता है ना? खोलने का मन करता है तो थोड़ा पिन लगा के साइड से कर लें, है ना? जैसे बहुत ज्यादा वो ना हो, एकदम सारे बालों को पीछे करके क्लच छोटा सा लगा लें ताकि आपके कंधे पर ज्यादा ना आए, बस बीच में रह जाए, है ना? लेकिन अगर बहुत लंबे बाल हैं तो हमें लगता है कि एक लंबी सी ढीली थोड़ी चोटी कर लीजिए और उसमें गजरा लगा लीजिए तो कितना सुंदर लगेगा। मोगरे का गजरा महकता भी रहेगा और आपको भी भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, आसपास वालों को भी। वैसे बुआ, चोटी वाला जो एक जूड़ा होता है ना, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई क्या बात है। हाँ, मतलब चोटी बना लीजिए और उसकी ढीली वो जो होते हैं मोड़ जो होते हैं उनको पहले आप जूड़ा बना लीजिए, बीच से शुरू करिए और बाहर से पूरा लपेट दीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा खींच दीजिए जहां जहां वो मुड़ते हैं। और उसमें अगर आपके पास जो जूड़े वाला कांटा होता है फूल वाला, वो आप हर उसमें लगा दें। क्या बात है, कितना सुंदर हेयर स्टाइल हो जाएगा। सब पूछेंगे कहाँ से बनवाया है। हाँ, और नहीं हो तो आप केवल 1 या 2 गुलाब साइड में लगा लीजिए, जुड़े के साइड में, सुंदर लगेगा। और जैसे अगर जैसे कम उम्र के लोग हैं या जुड़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे हाई पोनीटेल बना लिया, वो भी अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। करके पोनीटेल जो बनता है वो भी अच्छा लगता है। और अगर बाल छोटे तब तो बड़ा ही सुंदर लगता है, स्टाइलिश भी
बहुत सुंदर लगता है। और फिर तो गर्दन भी ऐसे ऐसे हिलने लगती है, वो बाल कम झुमका ज्यादा लगने लगता है पीछे से कोई झुमका ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो कुछ कर लीजिए, मजा आएगा आपको भी, आपका भी थोड़ा जो मटकना चमकना बढ़ सकता है इसको देके। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और हो सकती है, जो फ्रेंच चोटी होती है ना, खजूर की चोटी जो हम लोग बोलते थे, बिल्कुल सही, वो अगर बना ले तो चोटी की चोटी हो गई, बाल भी सिमटे हुए हैं, गर्मी से भी बचाव हो गया, और सब लोग देखेगा कैसे बनाया है। हाँ, और सौंदर्य का सौंदर्य हो गया। तो केश सज्जा के लिए आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे बुआ बहुत बार ऐसा भी होता है ना, जैसे कि कुछ अगर आप ला सकते हैं बाजार से तो जाके मोती ले आएं। और कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम से लगता है कि कुछ इसमें किया जाए, बालों में किया जाए। तो यही कर सकते हैं कि जैसे आपने रबर बैंड जो लगाया है उसी में आपने कुछ कलाकारी कर ली, कुछ रिबन है, अगर वो रिबन जैसा है, बांधने वाला है, तो उसमें आपने कुछ मोती वोती टाक लिया है और वही लगा लिया, तो वो भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, जब तुम चोटी की बात कर रही हो तो राजुल बिटिया, एक हमें लगता है कि हम जैसे फ्रेंच चोटी जो होती है वो तो होती है, लेकिन साधारण सी जो चोटी होती है 3 वाले उसकी, उसमें हम ऊपर से सागर चोटी भी कर सकते हैं। उससे पूरा चेहरे से आपका पूरा बाल जो है वो मुंह पर नहीं आता है और चेहरे का लुक बहुत बदल जाता है और पीछे से भी बहुत सुंदर लगती है ना। तो वो भी किया जा सकता है, सागर चोटी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। शुरू से ऊपर से शुरू किया जाता है और एक-एक लट लेके बांधा जाता है, बढ़ाते जाते हैं, उसे बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीके अब इनके पास जो है उसका क्या किया जाए। जिस घने घुंघराले बालों के साथ हम पैदा हुए थे, धीरे धीरे केस सज्जा करते करते ऐसे सर के बाल गिरते चले गए कि अब सिर्फ अपनी उंगलियों को सर पर हाथ फेर कर केस सज्जा कर लेते हैं। कुछ तो हेरिडिटी के कारण बाल कम दिखाई देने लगे, कुछ शैम्पू और साबुन और पानी का भी असर झेलना पड़ा। बस अब जैसे है वैसे ही ठीक लगने लगा। चलिए, अपनी कंघी को आराम दे दिया हमने। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बाल जब झड़ना शुरू करते हैं उस वक्त ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक बात और है कि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं बड़ी गर्मी लग रही है, तेल वेल सब लगाना छोड़ देते हैं। तो अगर आप आदी हो तेल वगैरह लगाने की तो जरूर एक बार सर में मसाज कर लें। और जो नियत समय पे उसे धोना ना भूलिए, बल्कि गर्मियों में तो जल्दी जल्दी धोएं। हाँ, क्योंकि पसीना जब होता है उसका जो छारापन है, सफेद जो आप जैसे कपड़ों वगैरह में देखते होंगे, तो वो बाल पर भी वही असर करते हैं। तो उनको हटाना बहुत जरूरी है, वो कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं बालों को। बिल्कुल, है ना। तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। तो हमारी जो बाल भी हैं, इसी तरह से त्वचा की भी कभी हम बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, करते ही रहते हैं हम, करते ही रहते हैं। एक बात और है कि जैसे रसोई घर में काम करते हैं तो बीच बीच में आके थोड़ा सा पंखे के नीचे भी बैठ जाइए। ऐसा थोड़ी है कि एक रंग एकदम भूत की तरह लग गए तो फिर लग ही गए, कहीं कोई ब्रेक नहीं ले रहा है। ऊपर कर लीजिए, चोटी बनी है तो थोड़ी ऊपर कर लीजिए, थोड़ी हवा दे दीजिए पंखे की। हाँ, खुद भी अपने भी पीछे कुछ नहीं तो एक पंखा रख लीजिए, कागज रख लीजिए, प्लेट से ही थोड़ी सी हवा कर लीजिए बीच बीच में। भाई, काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लिया जा सकता है, जैसे कि हम बिल्कुल ले लेंगे। तो भाई इस तरह से अंतराल ले लिया जाए, है ना। ले लिया हमने, ले लिया जाए और ऐसे ही आए हम वापस सखी सहेली में। बिल्कुल लौट आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि रसोई घर में फिर से जुट जाइए काम करने के लिए दुगने उत्साह के साथ। और फिर जरा सा थकावट लगे तो कहीं इधर उधर बैठ के गीत सुन लीजिए, जैसे अभी हम सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। ठंडी चले रे हवा, ओ ठंडी ठंडी चले रे हवा, ओ सजना जिया
हुआ, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, तो अब वैसे बातों में तो दम है, शब्दों में भी बड़ी ताकत होती है। इस तरह से अगर कर लिया जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेलकम समर कर लीजिए, तो देखिए कितना मजा लगेगा। समर जो है वो, गर्मी जो है वो आपकी दोस्त बन जाएगी। हाँ, ये भी बात है ना? ये भी बात है कि आप संग में जिस भी स्थिति के साथ समभाव में आ जाते हैं तो वो स्थिति आपके अनुकूल हो जाती है। तो अनुकूल हो जाती है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी जो आशा लगाकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कथा सुधा का, तो उनके लिए भी उनकी स्थिति हम सम कर देते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज आपको सुनवाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पहला भाग। वाचक स्वर अमरकांत दुबे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। अब मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमेराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण को भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमेराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती। मगर जुमेराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने हुए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, लेकिन उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा दी थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। खूब स्वादिष्ट भोजन पदार्थ उन्हें खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ही ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां उतरती ही नहीं। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना
और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। आखिर में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा मेरा तुम्हारे साथ निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहां फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल में जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वो बोले, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया। किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी, तो किसी ने कहा, कब्र में पांव लटके हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस है कि मानती नहीं। अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिल गया। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्रित हो तब हंसी क्यों ना आवे? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आवेंगे ही। खाला बोली, अपनी विपत तो सबके आगे रोआई, अब ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू ने कहा, यो आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? खाला ने कहा। अलगू बोले, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, लेकिन ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई जवाब न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू सब का प्रबंध भी किया था। हाँ, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ दूर पर बैठे थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहां भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। अब यह निर्णय करना असंभव सा था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकल रहा था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज कर रहा था तो कोई रो रहा था। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था।
पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, वो बोले, जुम्मन मियां, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे लोग ही दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो कुछ मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वो बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, लेकिन भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अब अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हो गए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र भी नहीं है। नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा ही कचहरी में काम पड़ता था, इसलिए वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी?
अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पहला भाग। वाचक स्वर था अमरकांत दुबे का। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग हम लेकर आएंगे दुबे। तो पंच परमेश्वर हमने सुनी कथा सुधा में। हमारे बहुत से साथियों ने लिखा भी है कि हमने बचपन में कोर्स में पढ़ी थी। बिल्कुल, बहुत सारे साथी ने पढ़ी है और शिकायत भी होगी कि आज पहला भाग सुनाया, अब अगले हफ्ते सुनाएंगे, एक ही दिन में पूरा सुना देते तो अच्छा था। अब शिकायतों का क्या करें। देखिए ना, हमारे एक साथी ने एक शेर कहा है कि अर्ज किया है, इन पलकों को शिकायत क्यों दर्द से हो, ख्वाब जब कांच का देखा था तो चुभना लाजमी था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ तक तो शिकायत ठीक है। लेकिन वो शिकायत की हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी भयंकर वाली शिकायतें होती हैं। इसके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ लिखा तो है। शिकायत इनसे, उनसे या खुद से। ये हम महिलाओं की ही नहीं, सभी वर्गों की। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, नाम नहीं लूंगी। बहुत अच्छा टाइम पास है। सही है, किसी और से और के बारे में शिकायत करने से अच्छा है कि हम अपना खुद देखें। हम जिनकी शिकायत कर रहे हैं उनसे परे हैं, हम भी तो वही हैं, तो फिर शिकायत क्या करना। वैसे शिकायत करने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ मन का भड़ास निकलता है, दिल हल्का हो जाता है। अब इसका विकल्प बताओ तुम। नहीं, ये बात तो सही है ये। लेकिन एक बात ये है ना कि मान लीजिए उसने जिससे कर रहे हैं उसने जाके कह दिया तो तब तो फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं ना। और एक बात और है कि जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा ना कि कुछ लोग बड़े नखरीले होते हैं, हमेशा दूसरों से या खुद से भी हर समय कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, किसी भी स्थिति में सेटिस्फाइड नहीं होते, कुछ ना कुछ खुरपेच करते रहते हैं। तो ये जब होता है तो एक नकारात्मकता का जो घेरा बन जाता है, फंस के हम उसमें रह जाते हैं। तब वो कहते नहीं लोगों का कि देखने वालों को तो चांद में भी दाग नजर आता है। बिल्कुल तो सही ये वही वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ, वैसे तो होता है जो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं तो भाई शिकायत जरूर करें। शिकायत इनसे उनसे ही करना है। इंसान अपने अंदर के दोष नहीं देखता, बाकी जिनसे उसका रिश्ता हो या ना हो, कमजोरी पकड़ना, शिकायतें करना, ज्यादा हुआ तो ज्ञान सरकार देना, और खुद तो शिकायत होती नहीं है। आजकल तो स्टेटस पर शिकायतें डलती हैं और सलाह देने के लिए उपदेश व्हाट्सएप पर लगता है, सब ज्ञानी है। हाँ। दो बहनों ने नियम बनाया है किसी की बुराई नहीं करने का, मिलकर साथ बैठी तो बात करने के विषय ही नहीं मिले, क्योंकि फिर उन्होंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो भाई सवाल क्या निशान था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों करें किसी की शिकायत। या एक बात और है कि वहां से अगर हम शुरुआत करें कि हम देखें ही नहीं तो क्या जरूरत पड़ेगी, है ना। ये मान लें, लेकिन हम गाना सुन लें। अच्छा, ये बात है। चलो, क्या बात है, क्या बात है। बोले पीहू पीहू पीप पिहराओ, बोले पीहू पीहू पीप पिहरा, मोरा जी डोले हाय पापी पी, बोले पीहू पीहू पीप पिहरा, मोरा जी डोले हाय पापी पी, बोले पीहू पीहू पीप पिहरा, बोले रे डोले रे, बोले रे, बोले रे डोले रे, बोले रे।
तुझको शर्म भी ना आए, मन मेरे क्या है तू सबको बताए, रे बैरी तुझको शर्म भी ना आए, मन मेरे क्या है तू सबको बताए, हाँ मैं हूँ उनकी तू जा कह दे जाए, तू जा कह दे जाए, मुझे क्यों डराए, जी डोले डोले हाय पापी पी बोले, जी डोले डोले हाय पापी पी। देखिए बुआ, इनको तो पीहू पीहू बपिया से ही शिकायत है। अब ऐसी शिकायतों का क्या करना, मतलब जब भी शिकायत करने का मन हो तो ये सोच के देख लें कि इससे 5 मिनट में, 5 घंटे में, 5 दिन में क्या कुछ बदलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो हमारे यातायात में जो सिग्नल्स होते हैं, हरी पीली और लाल बत्तियां होती हैं, उनसे बहुत शिकायत होती है, जबकि उनके संग आप कुछ भी कर लें वो नहीं बदलेंगी, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, उनसे शिकायत ना रखें, है ना। और अगर जैसे कई बार होता है कि आते जाते ट्रैफिक में आपको देर हो गई, अब ट्रैफिक को कोसना, उसकी शिकायत करना, क्या फायदा, वो आप बदल नहीं सकते, वो वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर किसी की वजह से आपको देर हो रही है कि आपको घर से निकलने में, इलाज ये है कि आप ट्रैफिक की शिकायत करने के बजाय 5 मिनट देर से पहले निकलिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी की वजह से देर हुई है, वो 5 मिनट आपका गया है, तो उससे कहा जा सकता है कि भाई देखो तुम्हारी वजह से हम 5 मिनट देर से निकले। लगता है कि ऐसा नहीं कि आप सजग रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें और समय से अपना सारा काम करें। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ सुनते हैं। सखी सहेली की अपनी तो आदत है कुछ कमेंट लिखने की, तो इन्होंने लिख दिया भाई सखी सहेली में कमेंट लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का हो रहा है समय समाप्त, तो आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।